जापान एक ऐसे क्राइसिस का सामना कर रहा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा, जिसकी वजह से जापान आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड मैप से गायब होने वाला है। ये ना कोई वार है, ना कोई जहरीला वायरस और ना ही कोई भूकंप। इस क्राइसिस का नाम है पॉपुलेशन कोलैप्स। जापान के पीएम का कहना है कि ये जापान के सामने आई सबसे बड़ी क्राइसिस है, क्योंकि जापान की पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होती जा रही है। वहीं इलोन मस्क का कहना है कि अगर कुछ भी नहीं किया गया तो जापान का वर्ल्ड मैप से गायब होना तय है। 2025 में जापान की पॉपुलेशन लगभग 124 मिलियन है। ये नंबर सुनने में आपको काफ़ी ज़्यादा लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डाटा कुछ और ही बता रहा है। 2008 में जापान की पॉपुलेशन अपने पीक पर 188 मिलियन तक पहुंच गई थी और हर साल ये नंबर कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। हर 3 महीने में एक जापानीज अब 65 साल का हो रहा है। जापान में साल 2002 से लेकर अब तक करीब 9000 स्कूल बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ने के लिए बच्चे ही नहीं बचे। एनुअल बर्थ 8 लाख से भी नीचे गिर चुका है। जापान में जन्म से ज़्यादा अब तो लोग मर रहा है, मानो कि ऊपर से नीचे तक एक डाउन ट्रेड बना लिया हो, और ये डाउन ट्रेड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जापान के हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली पॉपुलेशन डाटा रिलीज किया है। उस डाटा के मुताबिक 2024 में सिर्फ 7,02,988 बच्चे पैदा हुए हैं, जो 2023 के मुकाबले 5% कम है। वही थोड़ा पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो इंडिया में 2024 में लगभग 29.4 मिलियन बच्चे पैदा हुए हैं। वही दूसरी तरफ जापान में 2024 में 16,18,684 डेथ्स रिकॉर्ड हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 1.8% ज़्यादा है। इसका मतलब सिंपल है, जापान में अब जन्म से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। मतलब हर एक बच्चे के जन्म पर 2 लोगों की मौत हो रहा है, और ये सिचुएशन एक सीरियस पॉपुलेशन डिक्लाइन क्रिएट कर रहा है। और ये ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड मैप में जापान का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो जापान के लोग ऐसा क्या गलती कर रहा है जिसके वजह से जापान की पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होती जा रही है, और इस कैसे से बचने के लिए वहाँ का गवर्नमेंट क्या कर रहा है, और क्या सच में आने वाले कुछ टाइम के अंदर जापान वर्ल्ड मैप से गायब होने वाला है? चलिए जानते हैं आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। जापान का पॉपुलेशन कम होने के पीछे सबसे मेजर और सबसे बड़ा रीजन है उसका लो बर्थ रेट। हर साल जापान में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, और इसके पीछे का रीजन काफ़ी गहरा है। 2025 में 8 लाख से भी कम बच्चे पैदा हुए, जो 2023 के ईयर से एक हाफ से भी कम है। फर्टिलिटी रेट भी अब 1.3 चिल्ड्रन पर वुमेन के आसपास ही है, जबकि पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए 2.1 की ज़रूरत होता है। लेकिन ऐसा होने का रीज़न क्या है, इसको समझने के लिए आपको टाइम पे थोड़ा पीछे जाना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लेकर लेट 1950s तक जापान में फर्टिलिटी रेट में बहुत तेज़ी से गिरावट आई, और सिर्फ 10 साल के अंदर बर्थ रेट आधा हो गया। 1947 में टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको TRV कहा जाता है, वो 4.5 बच्चे पर ह्यूमन था, जो 1957 तक 2.0 हो गया। और ये 2.0 का लेवल रिप्लेसमेंट लेवल का माना जाता है, जिससे पॉपुलेशन का साइज और एज बैलेंस स्टेबल रखता है, जिससे पॉपुलेशन का साइज और बैलेंस आगे स्टेबल रहता है। लेकिन 1970s के मिडिल तक, मतलब कि यहाँ से जापान में बच्चे पैदा होने का ट्रेंड और नीचे गिरने लगा। 20s के बाद जापान में TRF बस 1.3 से लेकर 1.4 के बीच में घूमता रहा है। इतना लो बर्थ रेट होने की वजह से जापान पॉपुलेशन डिक्लाइन जैसे सीरियस इशू का सामना कर रहा है। जापान में बर्थ रेट कम होने का एक मेजर फैक्टर है वहाँ शादियाँ कम होना। ऑफकोर्स बात है, कोई अगर शादी ही नहीं करेगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। जापान में शादियाँ 5% 9% तक कम हो गई है। सिर्फ 4.8 लाख कपल्स ने शादी की, और 90 सालों में पहली बार ये नंबर 500 मिलियन से नीचे गिर गया है। ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जापान में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। वहाँ पर मोस्टली लोग शादी के बिना बच्चे नहीं पैदा करते, क्योंकि वहाँ का कल्चर और फैमिली वैल्यूज़ अभी तक काफ़ी ट्रेडिशनल है, जैसे कि पुराना ज़माने में होता था। तो देखो, कोई अगर शादी ही नहीं करेगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? अगर बच्चे पैदा नहीं हुए तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा? सिंपल सी बात। अब बात करते हैं कि जापान में शादी ना करने का रीज़न क्या है। ओके, तो शादी ना करने का सबसे पहला रीज़न है वहाँ की महंगाई। आजकल यंग जापानीज लोग शादी या फैमिली बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उनका कहना है कि अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, और वहाँ रहने और खाने पीने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जापान की वर्किंग कल्चर इतना ज़्यादा टाइट है कि दोनों पेरेंट्स के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो यंग पेरेंट्स है वो भी अक्सर अकेला फील करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को बच्चों की रोने की आवाज़ या बच्चे की खेलने की आवाज़ सुनना पसंद नहीं करते। सेकंड रीज़न जो मुझे रिसर्च करते हुए पता चला कि जापान के लोग बच्चे ही नहीं पैदा करना चाहते, और उसका रीज़न है चाइल्ड कॉस्ट, जो कि 33 मिलियन येन है, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ में इतने होते हैं। फिर में एक बच्चे को पैदा होने से लेकर कॉलेज कंप्लीट करने तक टोटल खर्चा अब 28.59 मिलियन येन से लेकर 33 मिलियन येन तक होते हैं। बेसिक डेली नीड्स का खर्चा लगभग 16.8 मिलियन येन तक होते हैं, जिसमें 7.02 मिलियन येन तक खाने पीने में निकल जाता है।
और बाकी का 4.69 मिलियन ये पॉकेट मनी में चला जाता है। मतलब सोचो कि खर्चे के डर से जापान के लोग बच्चे ही नहीं पैदा करते। 2023 में जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा ने बोला कि पॉपुलेशन गिरना अब सीरियस प्रॉब्लम बन गया है। जापान की पॉपुलेशन तेजी से गिर रहा है। 2023 से लेकर 2025 के बीच वर्किंग एज लोगों की संख्या 19 मिलियन तक कम हो सकता है। मतलब जापान में लोग कम हो रहे हैं और दूसरी तरफ जापान में लोग बूढ़े हो रहा है, जिसकी वजह से काम करने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है और सोशल सिक्योरिटी जैसे सिस्टम को चलाना मुश्किल होता जा रहा है। जब पॉपुलेशन ओल्ड होता है तो पेंशन, हेल्थ कल्चर और सिक्योरिटी का खर्चा भी बढ़ता है, पर टैक्स देने वालों की संख्या ही कम होती जा रही है। इसकी वजह से गवर्नमेंट के ज़रूरी सर्विस के लिए पैसा मांग करना भी टाइट होता जा रहा है। इस क्राइसिस के रिस्पॉन्स में जापानीज गवर्नमेंट को बात को प्रमोट करने के लिए बेबीज बोनस स्टार्ट किया, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन को 1 लाख येन दिया जाता है। साथ ही जापान अब ज़्यादा यंग इमिग्रेशन को अलाउ कर रहा है कंट्री में आने के लिए, ताकि वर्कफोर्स स्ट्रॉन्ग हो सके और कंट्री में इकोनॉमी और तो आपको क्या लगता है कि जापान इस क्राइसिस से निकल पाएगा या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।